हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 8 होगा। चैप्टर 2 चल रहा था फिजियोग्राफी। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे। आप लोग देख रहे हो यूपीएससी मैथ्स। मैथ्स मीन्स मैक्सिमम स्टडी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया। ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आज हम लोग समझेंगे भावर क्या होता है, ठीक है, तराई क्या होता है, फिर एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन कैसे होता है, ये सब के बारे में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे मेजो रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जिसमें कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो मेजो रीजन्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला एक रीजन हो जाएगा, पहला तो आप बोल सकते हो राजस्थान वाला रीजन के बारे में बात करेंगे, और दूसरा हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हरियाणा वाले रीजन के बारे में, ठीक है ना। तो यानी कि दो ही के चीज़ों के बारे में बात करेंगे मेजो रीजन्स में, लेकिन जो फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है उसको आज हम लोग कंप्लीटली कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन फिजियोग्राफिक डिवीजन। देखिए, मान लीजिए कि जो भी हिमालय है हमारा, इस हिमालय से क्या होता है कि बहुत सारे यहाँ पे मतलब कि माउंटेन चट्टाने हैं। अब ये चट्टाने जो ग्लेशियर्स है वो जब पानी बन जाती है, पिघल जाती है, तो इन्हीं चट्टानों को काटते काटते ले आती है बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स के रूप में। बोल्डर्स मतलब कि आप बोल सकते हैं बड़े बड़े कंकड़ के रूप में। अब ये कंकड़ क्या होते हैं, सामने जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो ये वाला जो पार्ट बनता है यहाँ, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कंकड़ होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े साइज का, तो उसको बोलते हैं भावर। उसको क्या बोलते हैं बच्चा? भावर बोलते हैं। जब ये भाबर जो है वो अगेन पानी इसको बहाता हुआ लेगेगा। देखो, पानी जब भी बहता है ना बच्चा, तो वो अपने साथ में जो भी कंकड़ लेगी है तो उसको जितना दूर तक लेगती है ना, तो वो उसको उतना पतला करता जाता है, ठीक है। तो यानी कि मान लो कि एक छोटा सा मट्टी है, ये मतलब पत्थर है, इसको पानी बहाता बहाता ले रहा है। तो ये पत्थर अगर मान लो कि यहाँ पे 1 kg का होगा ना, तो आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद वो मात्र 1 ग्राम का बच जाएगा, ठीक है। नहीं, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो भाबर है, ये भाबर अगेन नदियों के साथ बहते बहते जाती है, और उस टाइप से फॉर्म हो जाता है तराई। तराई में भी क्या होता है बच्चा? कंकड़ ही होता है, बट एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का होता है, बहुत पतले मतलब महीन होता है। उसके बाद जो होता है हमारा रिवर बेल्ट आता है। ये कंप्लीट जो आता है उसका रिवर बेल्ट आता है। तो रिवर बेल्ट में क्या होता है कि जहाँ नदियाँ पानी बह रही है, तो अपने साथ में जो नया सॉइल हर साल डिपॉजिट करता है, उस वाले प्लेन को कहते हैं खादर प्लेन। और उसके बाद जो उसके किराने वाले उसके किनारे पे जो बसा हुआ रहता है उसको बोलते हैं भाबर प्लेन, ठीक है। इसके बारे में भी समझेंगे कि आखिर है क्या। इसको बोलते हैं न्यू सॉइल, ठीक है, और इसको बोलते हैं ओल्ड सॉइल, ठीक है। बस ये पूरे चीज़ें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि अभी क्या है। बस फिलहाल इतना समझो कि जो हिमालय से है वो हिमालय की देखो, सिंस हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में ना बच्चा, तो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ एक ही माउंटेन है, हिमालयन। हिमालय माउंटेन से सारा काम होगा। तो हिमालय के जो बड़े वाले साइड में पत्थर आएंगे वो होगा भावर। भावर जब छोटे छोटे टुकड़े में और बटेगा तो होगा तराई। और तराई के जो ये जस्ट हम लोग रिवर वाले पार्ट में पहुंचेंगे, तो नया वाले जो सॉइल डिपोजिशन होगा उसको बोलेंगे खादर, और जो पुराने वाले होगा उसको बोलेंगे भांगर, ठीक है। पर फिलहाल आगे हम लोग समझने की कोशिश अच्छे से और डिटेल में करेंगे। ये जो ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया है बच्चा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अगर मैं समझाना चाहूँ तो वेस्ट में इधर पाकिस्तान से लेके ईस्ट में इधर ब्रह्मपुत्रा तक ये कंप्लीट फैला हुआ है। ऊपर में हिमालय से लेके नीचे पेनिनसुला तक ये कंप्लीट रीजन जो है ना, वो आपका ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया आता है। ये बहुत सारे चीज़ों पे बटी हुई है, फिजियोग्राफिक रीजन में बटी हुई है, जिसमें से पहला आता है भाबर, तराई, भांगर, खादर, और एक डेल्टा प्लेन भी आता है। डेल्टा प्लेन क्या होता है? जहाँ पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, वैसे प्लेन को डेल्टा प्लेन कहते हैं, ठीक है। इनके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे, एक एक लोकेशन के बारे में समझेंगे, लेंथ समझेंगे, डेप्थ समझेंगे, कंपोजिशन समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में समझेंगे। एक एक चीज़ मतलब भाबर, तराई, भांगर, खादर, डेल्टा प्लेन सबके बारे में आज वाले इसके लेक्चर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो बढ़ते हैं और समझते हैं पहला पॉइंट, दैट इज भाबर। भाबर क्या होता है बच्चा? जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि भाबर कहाँ मिलेगा आपको? भाबर मिलेगा हिमालय के बेल्ट के जस्ट नीचे। तो ये हिमालय जो बेल्ट होगा ना, एक्चुअली कौन सा बेल्ट होगा? ये होगा शिवालिक। क्या होगा बच्चा? ये जो बेल्ट होगा वो कौन होगा? शिवालिक बेल्ट के जस्ट सामने आपको भाबर मिलेगा। भाबर रीजन्स लाई एट द फुट हिल ऑफ द शिवालिक रेंज। यानी जितने भी शिवालिक रेंजेस हैं, जैसे मान लो ये हिमालय था ना, तो हिमालय का जो लास्ट वाला रेंज था वो कौन था? शिवालिक था।
तो शिवालिक के जो लास्ट रेंज है उसी के जस्ट नीचे आपको बहुत बड़े बड़े वे एक से पत्थर के बोल्डर मिलेंगे प्लेन एरिया में। उस वाले प्लेन एरिया को कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं क्या बच्चा? ये भाबर कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर से लेके जो कि वेस्ट में पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। मतलब बोल सकते हो कि कंप्लीट जहाँ जहाँ शिवालिक है, शिवालिक के जस्ट नीचे पाया जाता है। इसका जो लेंथ है लगभग 1000 किलोमीटर है, और इसका जो विड्थ है वो डिपेंड करता है अक्रॉस रीजन 8 to 16 किलोमीटर। यानी कह सकते हो कि जब आप ईस्ट टू वेस्ट मूव करोगे, जब ईस्ट टू वेस्ट मूव करोगे तो इसका जो विड्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगर मैं इसका डेप्थ का बात करूं तो ये जो भाबर है ना वो लगभग 50 to 150 मीटर डेप्थ है। मतलब समझो कि 50 मीटर तक, 150 मीटर तक सिर्फ उसके अंदर इतने बड़े बड़े बोल्डर्स के अवशेष है। सिर्फ बोल सकते हो इतने बड़े बड़े बोल्डर्स है। उसका लेंथ कितना है बच्चा? लगभग 50 किलोमीटर, सॉरी 50 किलोमीटर नहीं, 50 मीटर टू 150। ये बहुत बड़ा नंबर है। आप क्योंकि ज़मीन के नीचे जा रहे हो, ठीक है ना। और ये जिस जैसे जैसे आप फुट हिल्स जाओगे, यानी कि हिमालय के जैसे जैसे नज़दीक जाओगे, तो ये जो सेडिमेंट का डिपोजिशन है वो बढ़ता जाता है। यानी कि हिमालय के क्लोज में ये डेप्थ बढ़ता जाएगा, और हिमालय से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो ये डेप्थ कम होता जाएगा। यानी कि कह सकते हो कि 50 से लेके 150 मीटर तक में ये जो भाबर है उसका डेप्थ है, ठीक है। देखो अगर मैं इसका कंपोजिशन के बाद बताऊं तो इसमें जो है बहुत सारे बोल्डर्स से बने हुए। बोल्डर्स मतलब समझते हो ना कि बड़े बड़े पत्थर, एकदम बड़े बड़े पत्थर ऐसे ऐसे बोल्डर से मिलके बना हुआ है। देखो ये इतने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, इसी वजह से क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर पानी आता है ना बच्चा, तो ये सारे पानी इसके अंदर चला जाता है, ज़मीन के पूरा नीचे चला जाता है। इसलिए सरफेस पे पानी टिकता ही नहीं है। इसलिए देखोगे कि इस वाले एरिया में कभी भी पानी रहेगा ही नहीं। यहाँ हमेशा लैक ऑफ वाटर मिलेगा आपको सरफेस एरिया पे। यानी कि इसके जो ऊपर वाले एरिया ना होगा ना, वहाँ पे आपको पानी बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसका जो है अंडरग्राउंड में बहुत सारा पानी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको मैंने बताया यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। अब जैसे ही पानी का सरफेस आया, मतलब पानी का कहीं से आया, तो ये पानी अंदर सोख ली जाती है इन बड़े बड़े बोल्डर्स की वजह से। और फिर आपको ऊपर सरफेस से पानी नहीं दिखेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जो सरस्वती रिवर है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली पे सरस्वती नदी है। और वो कहाँ पे है? वो भाबर के नीचे है। मतलब कि भाबर के उसके नीचे पानी सरस्वती नदी फ्लो करती है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। अब वो बोल्डर्स क्या करते हैं, सारे पानी को नीचे सोख लेती है। इसलिए आपने सुना होगा कि सरस्वती जो नदी है वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट एक्चुअली में सरस्वती नदी एग्जिस्ट करती है, बट वो भाबर के नीचे बहती है, यानी कि अंडरग्राउंड में बहती है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अगर कुछ इसका खासियत के बारे में बात करें तो ये पूरा पोरस होता है। पोरस मतलब जो कि पानी को पूरा सोख लेता है, ठीक है ना। रॉकी होता है, रॉकी ट्रेन है, और बहुत ही कम यहाँ वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन मतलब कि जीव जंतु रहने लायक में। यानी कि कह सकते हो कि इस एरिया में वेजिटेशन नाम का कोई जल्दी चीज़ नहीं है। पेड़ पौधे बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे कैसे? सरफेस पे पानी ही नहीं है। सारा पानी 15 मीटर नीचे होता है। 15 मीटर नीचे तक, वहाँ तक रूट नहीं पहुँचती बच्चा, तो वहाँ तक जाएगी पानी पकड़ने के लिए। इसी एरिया में क्या होता है, वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात कि यहाँ पे है वो पानी जो है डिसअपेयर रहता है ग्राउंड से। यानी कि ग्राउंड में पानी होगा, बट सरफेस पे पानी नहीं होता। अब जब सरफेस से पानी है ही नहीं बच्चा, तो वहाँ एग्रीकल्चर होगा क्या? कभी ज़िंदगी में वहाँ एग्रीकल्चर नहीं होगा, क्योंकि सरफेस पे पानी ही नहीं है। जैसे ही आप कुछ खेत वगैरह या फिर मान लो धान वगैरह लगाए, मालूम चलेगा कि पानी की कमी की वजह से धान मर गया या चावल की डेथ हो गया, ठीक है, वो बातें हो गई। तो इसी वजह से क्या है कि वहाँ पे अनसूटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। लेकिन देखो दुनिया में हर एक खराब चीज़ एक बार अच्छी होती है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ खासियत होता है। इस वाले रीजन का भी एक खासियत है कि ये जो है वो फ्लड को कंट्रोल करती है। जैसे मान लो कि अचानक हिमालय से, मान लो ये हिमालय है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, भाबर हो गया, और जस्ट उसके नीचे हो गया तराई। अब मान लो कि अचानक से यहाँ पे बर्फ़ जो है पिघल गई, अब वो सारे नदियों को वो सोख लिया और नीचे चला गया, तो इस वाले एरिया पे क्या हो जाएगा, वो बाढ़ से बच जाएगी। यानी ये वाला जो एरिया होगा, तराई वाला रीजन हो जाएगा, वहाँ पे पानी की उतनी ज़्यादा फ्लड नहीं आएगी। लेकिन अगर ये भाबर वाला रीजन नहीं होता ना, तो इस वाले एरिया में इतना ज़्यादा तबाही होता, इतना ज़्यादा तबाही होता
कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो पाता यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि इसका एक सिग्निफिकेंस है कि ये फ्लड को कंट्रोल करता है बच्चा। और दूसरा है कि हिमालय और फर्टाइल रीजन के बीच में एक ट्रांस जोन की तरह काम करता है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ट्रांस जोन की तरह काम करता है, यानी कि दो बीच के बीच का एक बॉर्डर है, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसका एक अच्छा खासियत भी है भाबर का, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई भाबर के बारे में, समझ लिया भाबर क्या होता है, इसका लेंथ कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला समझते हैं तराई। तराई एक बोल सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड होता है हम सभी के लिए। द तराई रीजन्स लाइज फ्रॉम द साउथ ऑफ द भाबर, यानी कि भाबर बेल्ट के जस्ट साउथ में पाया जाता है। मान लो कि ये हमारा हो गया शिवालिक, शिवालिक के नीचे यहाँ पे हो गया भाबर, और भाबर के जस्ट नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब वो क्या हो जाएंगे बच्चा, वो हो जाएगा तराई। तराई क्या है, वो साउथ में पाया जाता है भाबर बेल्ट के, एंड रन्स पैरेलल टू इट, और इसी के पैरेलल पाया जाता है फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट एंड एक्सटेंडेड इन असम। यानी कह सकते हो कि कंप्लीट पंजाब से लेके, मान लो यहाँ पंजाब है और यहाँ असम है, यानी कंप्लीट आप बोल सकते हो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करता है ये तराई का रीजन। इसका जो लेंथ है वही मान लो कि इसका लेंथ कितना होगा, जितना उसका लेंथ होगा, क्योंकि ये भी इसी के पैरेलल चल रहा है ना। और इसका जो डेप्थ है, सॉरी विड्थ है, वो लगभग 20 to 30 किलोमीटर होता है। इसका जो डेप्थ है बच्चा वो लगभग 5 मीटर टू लेके 20 मीटर्स तक होती है। यानी कह सकते हो कि 5 मीटर, यानी जमीन से लेके एकदम फाइन फाइन मट्टी होगा, एकदम पतला पतला, एकदम महीन मट्टी होगा। वैसा नहीं होगा बोल्डर जैसा एकदम बड़ा बड़ा, वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एकदम पतले पतले और फाइन फाइन होगा, ठीक है ना। और डिपेंडिंग ऑन द एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सेडिमेंट्स एंड वाटर टेबल लेवल, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो डेप्थ है वो डिपेंड करेगा वाटर टेबल लेवल पे, फिर एक्यूमुलेशन पे, फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फाइन सेडिमेंट्स एंड वाटर टेबल पे डिपेंड करता है ये डेप्थ कितना होगा। बस आपको डेप्थ याद रखना है कितना होगा, लगभग 5 मीटर से 20 मीटर का डेप्थ होता है। देख सकते हो कि ये हो गया तराई का रीज़न। आप यहाँ पे एक बात नोटिस कर सकते हो कि ये जो रीज़न है ना वो सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि खेती बाड़ी अच्छी से हो रही है। बट हाँ, इस एरिया में बच्चा अचानक क्या हो जाएगा कि पानी बढ़ जाएगी। क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, भाबर था। अब भाबर में क्या होता है, अंडरग्राउंड में पानी ज़्यादा था, मैंने बताया ना कि अंडरग्राउंड में उसमें पानी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अचानक पानी निकल के बाहर आ जाने लग जाएगी। यानी कह सकते हो कि यहाँ जो पानी होगा वो ज़मीन की सतह पे अचानक आ जाता है। तो ये जो होगा ये क्यों होगा, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर भाबर था। इसके बारे में अभी जस्ट समझ लो कि क्या होता है। इसका कंपोजिशन किसका की, यानी कि किस किस चीज़ों से मिलके बनी हुई है। तो कंपोजिशन फाइन एलुवियल सॉइल का बना हुआ है, क्ले का बना हुआ है, सिल्ट का डिपोजिशन। ये सिल्ट किसके डिपोजिटेड है, वो हिमालयन रिवर्स के द्वारा डिपोजिटेड होगा, जहाँ तो ब्रह्मपुत्र, इंडस, और कह सकते हो कि गंगा और उनके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना। इसके अंडरग्राउंड में पानी की संख्या ज़्यादा होगा, यानी कि बोल सकते हैं पानी यहाँ पे ज़्यादा होगा, बहुत हाई लेवल पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि जस्ट इसके पहले क्या था, भाबर था, और भाबर क्या किया था, अपने अंदर सारे पानी को एब्जॉर्व कर लिया था। अब वो एब्जॉर्व पानी कहीं तो निकलना होगा ना, वो कहाँ से निकलेगी, नो डाउट इन्हीं जगहों से निकलेगी, ठीक है। कौन सा जगह से, तराई के रीजन से, ठीक है। अब अगला समझ लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स यही होगा बच्चा कि वाटर लॉगेज ये जो होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि मैंने भी जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसके जस्ट पहले क्या था, बाबर प्लेन था, यहाँ पे बाबर बेल्ट था, और बाबर बेल्ट में क्या था, पानी भी डिसअपेयर हो गया था, और अचानक से अपेयर होने की वजह से ये एरिया एक टाइप से स्वैम्पी एरिया हो जाएगा, और यहाँ वाटर लॉगेज एकदम अचानक से हाई हो जाएगा। यहाँ अंडरग्राउंड टेबल भी बहुत ज़्यादा ऊपर होता है। यहाँ पे एक बात मान लो कि जब वाटर टेबल ऊपर है, इसका मतलब है कि यहाँ पे पेड़ पौधे का एग्जिस्टेंस होगा, इसीलिए यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलता है, रिच बायोडाइवर्सिटी होती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल सॉइल होता है, और जो कि सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर भी हो सकता है। यानी कह सकते हो कि यहाँ पे अचानक से पानी आने की वजह से यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत घने हो गए, रिच बायोडाइवर्सिटी हो गया, एक फर्टाइल सॉइल मिल गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो ऐसे ज़िंदगी तो सबको चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस का कल्टीवेशन होता है, शुगर केन का कल्टीवेशन होता है, जूट का कल्टीवेशन होता है। ऐसा इसीलिए होता है बच्चा क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में यहाँ पे वाटर होता है। मैंने जस्ट बताया कि क्या कारण क्या है, अब मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क है,
और कजीरंगा नेशनल पार्क्स है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, बोल सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट जगह भी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर टेबल बहुत हाई हो जाता है। एक बोल सकते हैं फर्टाइल एरिया है, बहुत ही एक गुड प्लेस है किसी भी चीज़ का वेजिटेशन के लिए। तो आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है हम लोगों के लिए। अगला पॉइंट है दैट इज़ भांगर। ठीक है, देखो कंफ्यूज नहीं होना, भाबर क्या हो गया, बड़े बड़े बोल्डर्स हो गए, ठीक है ना, और भांगर क्या हो गया। फिर अब भांगर के बारे में अभी सब्जेक्ट समझेंगे कि ये ओल्ड एलुवियल सॉइल होता है। हम लोग इसके बारे में तुरंत समझ रहे हैं, बस फिलहाल इतना ही समझना, कन्फ्यूजन नहीं होना इन दोनों में। ठीक है, अगर मैं भांगर को समझाना चाहूँ तो उससे पहले ये समझो कि मान लो कि ये बच्चा रिवर है। क्या है ये रिवर है। अब ये रिवर है, ये मुझे वाइट कलर से दर्शाने दो। देखो ये मान लो कि ये रिवर है, तो ये रिवर अपने साथ में क्या लाएगी, कुछ सेडिमेंट लाएंगे, क्ले लाएगी, ठीक है, सिल्ट लाएगी। अब ये सिल्ट जैसे ही आएगी, थोड़ा देर के बाद पानी सूखेगा, यहाँ पानी अचानक बाढ़ आएगा, तो ये सारे सिल्ट कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी ना। तो ये सारे सिल्ट किसी एक पॉइंट पे, एक जगह पे जाके डिपॉजिट कर देगी। तो वो कैसा डिपोजिशन हुआ, वो न्यू सॉइल हुआ। वो कैसा सॉइल हुआ बच्चा, नया सॉइल है। अब वो सॉइल जिस प्लेन पे डिपॉजिट होगा उसको बोलते हैं खादर। क्या कहते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं खादर। अब ये जो खादर है वो क्योंकि एक नए डिपोजिशन था, लेकिन कभी ना कभी तो मान लो 1000 साल पहले, बहुत साल पहले कहीं ना कहीं वही नदी तो एक टाइम पे भांगर को भी प्रोड्यूस किया होगा। तो भांगर क्या है, भांगर हो गया ओल्ड सॉइल। क्या हो गया बच्चा, ओल्ड सॉइल डिपोजिशन बाय रिवर। लेकिन जो न्यू सॉइल डिपोजिशन होगा उसको बोलेंगे खादर। इसको क्या बोलेंगे, खादर। और ओल्ड वाले को बोलेंगे भांगर। इसको क्या बोलेंगे, भांगर। इसका मैं याद करने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो बी से हो गया भांगर और बी से होता है बूढ़ा। क्या होता है, हम लोग जैसे घर में बूढ़े होते हैं ना, बूढ़े दादे दादी, तो उनको क्या बोलते हैं, बूढ़ा बोलते हैं। तो बी से हो गया बूढ़ा और बी से हो गया भांगर। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और देखिए खादर क्या हो गया, के से, देखो आप खादर जब लिखते हो के से लिखते हो, तो के से आपने न्यू लिखते हो ना, KNOW, न्यू लिखते हो। अब न्यू को क्या पढ़ते हैं, न्यू पढ़ते हो ना एक टाइप से। ठीक है, तो के फोर नो और के फोर खादर न्यू, ठीक है ना। तो न्यू, समझ गया ना, इसको कंफ्यूजन नहीं होना। के फोर न्यू होता है तो उसको न्यू पढ़ना है, NEW। बस याद करने का तरीका है, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। ओल्डर से भांगर से, यानी कि बी फॉर भांगर और बी फॉर बूढ़े, ठीक है ना। तो इसी वजह से आप याद कर सकते हो, ये तरीका है, ठीक है ना। इसको दिल पे और सीरियसली नहीं लेना। अब नेक्स्ट इसका लोकेशन क्या होगा बच्चा, इसका लोकेशन होगा, इसका जो लेंथ है, अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये इसका जो भावर फॉर्म है वो कैसे फॉर्म होता है, ओल्ड एलुवियल प्लेन से फॉर्म होता है। यानी कि पुराने जो नदियाँ हैं ना, नदियों के द्वारा डिपॉजिट किया हुआ पुराने प्लेन, पुराने पुराने मिट्टियाँ जो होती है उसी को बोलते हैं ओल्ड एलुवियल प्लेन के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं भांगर। अगर मैं इसका लेंथ की बात करूँ तो ये पूरे पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल के पार्ट्स में फैला हुआ है। मतलब बहुत बड़ा एरिया को कवर अप करता है ये भांगर। और दूसरी बात, इसका जो वैरी है वो हर जगह पे अलग अलग वैरी करता है। सम एरिया एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर, यानी कुछ कुछ एरिया तो ये 50 किलोमीटर तक का वेथ होता है। अगर मैं इसका डेप्थ की बात करूँ तो ये लगभग 5 मीटर्स टू 25 मीटर तक इसका डेप्थ होता है, ठीक है ना। और ये डिपेंड करता है कि नदियों का पानी से, नदियों से कितने दूर पे है। ये पहला तो ये मैटर करता है। दूसरा मैटर करता है डिपेंडिंग ऑन द एज, यानी कितना पुराना है ये। अगर मान लो बहुत पुराना है, इसका मतलब कि वहाँ डिपोजिशन ज़्यादा हो चुका होगा तभी तो पुराना है ना। और उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ द एलोवियल सॉइल, ठीक है, तो इस पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए ये इस किस किस चीज़ों से बना है, इसका कंपोजिशन भी समझ लेते हैं। ये जो है एलुवियल, ओल्ड एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। और यानी कि कह सकते हो कि कंकड़ से बना हुआ है। कंकड़ समझते हो ना, छोटे छोटे, बहुत छोटे पतले 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 कंकड़ होते हैं। तो उन सारे छोटे छोटे कंकड़ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है ना। पुराना सॉइल है, तो इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा कम फर्टाइल होगा। देखो ये फर्टाइल है नो डाउट, बट ये थोड़ा कम फर्टाइल होगा कंपेयर टू न्यू एलुवियल सॉइल, ठीक है ना। यानी कि ये इसको खादर भी बोल सकते हो, खादर रीजन से थोड़ा कम ये फर्टाइल होगा। मतलब फर्टाइल होगा, यहाँ खेती बाड़ी होगी, बट जो खादर प्लेन है उस खादर प्लेन से थोड़ा सा ये क्या होगा ना कि कम फर्टाइल होगा। यहाँ पे खेती बाड़ी उतनी अच्छी कंपेयर टू खादर प्लेन। लेकिन यहाँ पे भी खेती बाड़ी होगी क्योंकि ये भी एक एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन है। ये भी एक एलुवियल सॉइल है। अब जहाँ भी एलुवियल सॉइल आते हैं नो डाउट वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। तो ये हो गया भांगर, ठीक है ना।
अगर मैं आगे समझाना चाहूँ, इसका कुछ खासियत बताना चाहूँ, तो उससे पहले एक बात समझ लो कि मान लो कि ये हो गया बच्चा रिवर। ये क्या हो गया? रिवर बह रही है। समझो कि ये वर्टिकली हम लोग देख रहे हैं। अब ये रिवर अपने साथ में क्या ला रही है बच्चा? सिल्ट ला रही है। सिल्ट जो है, अब मान लो कि ये जो कलर है वो सिल्ट है। अब ये सिल्ट आई और यहाँ आके डिपॉजिट हो गया। तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया खादर, यानी कि नया वाला। अब ये जो है, मान लो कि ये सिल्ट जो है वो धीरे धीरे और बढ़ती गई और ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बसने लगी। ठीक है ना? तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है ना, ये डिपोजिशन हो रहा है किसका? इसकी भांगर का। ठीक है ना? ये डिपोजिशन किसका हो रहा है बच्चा? भांगर का। तो ये जो है ना, थोड़ा सा ऊपर पार्ट में होता है, क्योंकि यहाँ डिपोजिशन, नदियाँ का इतना औकात नहीं है कि यहाँ पे अब नए डिपोजिशन कर सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊपर उठी हुई जगह होती है। जैसे कि मान लो कि ये नदी है, तो नदी के जस्ट सामने पे क्या होगा? खादर होगा, और नदी के जस्ट दूर पे क्या होगा? भांगर होगा। तो यानी भांगर थोड़ा सा एलिवेटेड जगह पे होता है, उठा हुआ जगह पे होती है। तो यानी कि ये थोड़ा सा उठी हुई जगह पे होती है कंपेयर टू द खादर प्लेन। खादर प्लेन थोड़ा नदी से जस्ट क्लोज में होती है, यानी थोड़ा सा नीचे होता है नदी के जस्ट। समझे ना? देखिए, जब भी कभी बाढ़ आएगा ना बच्चा, तो इसी प्लेन पे आएगा। यानी कह सकते हो कि ये जो आपका खादर प्लेन है, खादर प्लेन पे ही बाढ़ आएगी। भांगर पे बाढ़ नहीं आएगी। बहुत कम चांसेस है कि भांगर पे बाढ़ आएगी, क्योंकि ये पूरा एलिवेटेड पार्ट होता है, यानी कि उठा हुआ जगह होता है। यहाँ पे बाढ़ आने का बहुत कम चांसेस होता है। जैसे कि मान लो ये है, तो नदी का पानी इतना ही दूर तक रहेगा, तो ये जो एरिया है वो एरिया सेफ हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पे लेस प्रोन टू द फ्लडिंग ड्यू टू हायर एलिवेशन, यानी कि ये नदी से थोड़ा ऊपर उठा हुआ जगह है। ठीक है ना? यहाँ इसी वजह, यही तो कारण है कि यहाँ पे जो है वो ओल्ड एलुवियल सॉइल पाया जाता है। नया नहीं पहुँच पाता, क्योंकि यहाँ नदी का उतना पहुँच ही नहीं है कि वहाँ तक वो नदी जाके अपना सिल्ट को गिरा सके। ठीक है ना? फर्टिलिटी जो है इसका वो वेरिस करता है। कुछ एरिया में इसका जो फर्टिलिटी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन कुछ में बहुत ज़्यादा खराब होता है, क्योंकि यहाँ पे कंकड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। कंकड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बालू सैंड वगैरह पाए जाते हैं, इसको कंकड़ कहा जाता है। ठीक है ना? अगला है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस भी होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा है कि यहाँ पे इस बहुत अच्छा जगह होता है वीट को उगाने के लिए, मस्टर्ड को उगाने के लिए, पल्सेस यानी दाल को उगाने के लिए। तो बहुत अच्छा जगह है ये इन सभी चीज़ों का, क्योंकि देखो वीट वहीं उगती है बच्चा जो ओल्ड सॉइल होता है। वहाँ पानी का थोड़ा कमी चाहिए। पानी वीट को उतना नहीं चाहिए, वीट को उतना पानी नहीं चाहिए, मस्टर्ड को उतना पानी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है, इसी वजह से यहाँ, क्योंकि देखो इस वाले जो रीजन होगा ना खादर पे, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे भांगर में क्या होगा कि पानी थोड़ा सा लो होगा। अब देखो, ये जितने भी फसलें हैं, चाहे वीट बात कर लो, मस्टर्ड बात कर लो, पल्सेस बात कर लो, इनको पानी का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता जितना कि राइस को चाहिए होगा। ठीक है ना? तो ये जितने भी चीज़ें हैं, इसीलिए वजह इनको इस प्लेट पे उगाया जाता है। इसी वजह से है, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत, बाढ़ बहुत कम आती है, यानी फ्लड बहुत कम आती है। इसी वजह से यहाँ पे सेटल्ड एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं हम लोग एक टाइप से, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम आएगी, बाढ़ बहुत कम आएगी, तो यहाँ पे जो भी आपने खेती किया ना, तो एक सेटल्ड वे में करते हो, यानी कि फिक्स वे में करते हो। ठीक है? और दूसरी बात, इसको बल्क में करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में खेती यहाँ पे की जाती है। तो ये नो डाउट, आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि जो खादर होगा, सॉरी भांगर होगा, वो लेस फर्टाइल होगा और खादर बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के दोनों फर्टाइल होते हैं। बस खादर थोड़ा ज़्यादा फर्टाइल होता है और भांगर थोड़ा सा कम फर्टाइल होता है। अब हम लोग खादर के बारे में भी समझ चुके हैं। अब लगभग तो आप खादर के बारे में जान ही चुके होंगे कि ये एक नया एलुवियल सॉइल होता है, जो कि एक एलुवियल प्लेन बनाता है, और ये जस्ट रिवर के जस्ट सामने पाया जाता है, जैसे कि गंगा, यमुना और उनके ट्रिब्यूटरीज। देखो, अगर आप एक प्लेन एरिया से हो तो एकदम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि तुम्हारे जो घर के सामने जो नदी बह रही है उसके बगल वाला ये उन नदियों की बात नहीं कर रहा है। ये आपकी नदी, घर की नदी, तो वो बस कुछ 2-3 मीटर का चौड़ा होता है, यानी कि 10 से 5 मीटर का चौड़ी होती है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं बड़े बड़े नदी हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, उनके ट्रिब्यूटरीज, वो लगभग बच्चा 25 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इतने चौड़िया नदी होती है। ठीक है ना? कभी कभी उन्हें पानी आ जाती है तो पूरा बह जाता है। तो आपके घर के बगल वाले नदी का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम लोग बात कर रहे हैं 3 नदियों, या फिर बोल सकते हो इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। गंगा और इंडस, और फिर एक क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र। इनके बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो लेंथ होता है वो लगभग
जितने भी लगभग जितने भी नदियां हैं, आप बोल सकते हो कि इंडस, दूसरी बात गंगा, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र, उनके जो भी अगल बगल पे जगह होगा वो सारे जगह उनके लेंथ में काउंट आ जाएगी। स्प्रेड अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब कंप्लीट इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट बंगाल। ये कंप्लीट पंजाब टू वेस्ट बंगाल यही होगा आपका खादर रीजन। इसका जो विड्थ है वो वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द रिवर्स का मतलब लेंथ कितना है, इस पे डिपेंड करती है इसका विड्थ, ठीक है ना। और इसका डेप्थ ज़्यादा नहीं होता कंपेयर टू वो सारे सॉइल के बारे में, क्योंकि इसका जो डेप्थ है वो लगभग 2 मीटर से 10 मीटर तक डेप्थ होता है, ज़्यादा बड़ा डेप्थ नहीं होता। और ये जो है हर बार जैसे ही बाढ़ आया तो इसको एक नया सिल्ट मिल जाता है, यानी कि ये रिफ्रेश होते रहता है ड्यू टू फ्लड्स के वजह से, ठीक है ना। और इसको हर एक साल एक नया नया बोल सकते हो कि मट्टियाँ मिलती रहती है, इसलिए ये ज़्यादा बोल सकते हो कि फर्टाइल एरिया है, ठीक है ना। यानी खादर जो है वो ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और भांगड़ थोड़ा लेस फर्टाइल है, ठीक है। अब आगे समझते हैं खादर के बाद एक है, सॉरी कंपोजिशन बाकी है ना। देखो इसका कंपोजिशन किससे है, ये फाइन सिल्ट से है, क्ले से है, सैंड सैंड से है, जो कि एनुअल रिवर फ्लडिंग की वजह से आती है, यानी कि हर एक साल इसमें नया नया सिल्ट आता जाता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता जाता है। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का रीच बहुत ज़्यादा होती है और जो इसे बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाती है इन्हीं चीज़ों की वजह से, ठीक है। अगर इसका कुछ खासियत के बारे में बात करें तो ये लो एरिया है, मतलब नदी के बिल्कुल सामने हो पाया जाता है, फ्लैट होता है, हाईली फर्टाइल होता है ड्यू टू एनुअल डिपोजिशन ऑफ न्यू एलुवियल सॉइल। उसके बाद है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लडिंग होती है, हल्का सा पानी गिरा पूरा एरिया बह गया, ठीक है, इतना खतरनाक एरिया होता है। एक्सलेंट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे पानी को सोखने का कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अगर इसका सिग्निफिकेंस का बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस अगर इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में राइस उगाया जाता है, वीट उगाया जाता है, शुगर केन। देखो ये जो भी फसलें हैं, राइस हो गया, वीट, अगर वीट को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि वीट में भी थोड़ा पानी का कमी होता है लेकिन उतना अमाउंट में पानी नहीं चाहिए होता है, लेकिन राइस और शुगर केन ये दो ऐसे फसलें हैं ना बेटा जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाई वाटर चाहिए होता है। मकई हो गया, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, और ये पानी कहाँ मिलेगा आपको, बिल्कुल वहीं पे मिलेगा, इसी प्लेन पे मिलेगी, खादर प्लेन पे मिलेगी, ठीक है ना। सपोज इसमें बहुत ज़्यादा हाई पॉपुलेशन होता है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हो कि फर्टाइल होता है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसी वजह से ना यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस होता है, बहुत घना होता है। जैसे कि बोल सकते हो बिहार का एरिया हो गया, आप बोल सकते हो कि उत्तर प्रदेश का एरिया हो गया, जितने भी नदियों के किनारे, क्योंकि देखो पहली बात तो यहाँ नदी है भाई, नदी है, रिवर है, यानी कि वाटर का सप्लाई है, दूसरी बात की फर्टाइल एरिया है, इसी वजह से यहाँ पे पानी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है और हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक साल नया नया सिल्ट आता है, इसी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक है। तो ये बातें होगी। अब एक समझ लेते हैं डेल्टा प्लेन। डेल्टा प्लेन क्या होता है, डेल्टा प्लेन का लोकेशन देखो, डेल्टा प्लेन कब बनेगा पहले वो समझ लो। डेल्टा प्लेन जैसे मान लो ये गंगा रिवर है और यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर है, अब दोनों नदियाँ जब मिली तो यहाँ पे पानी का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी वजह से यहाँ पे है एक जगह फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा। और ये डेल्टा देखो आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश का डेल्टा हो गया, यहाँ पे इंडिया का भी डेल्टा है, ठीक है ना। तो डेल्टा मतलब कि एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी आता है, वो कंप्लीटली मतलब बोल सकते हो कि पूरा फर्टाइल एरिया होता है, ठीक है ना। देखो इसका लोकेशन क्या है, डेल्टा वहीं पे बन रहा है जहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि कह सकते हैं कि बंगाल के एरिया में बनता है। इसका जो लेंथ है वो लगभग 350 किलोमीटर का है अलोंग द कोस्टल लाइन, यानी कि ये कंप्लीट जो लेंथ आपको दिखाई दे रही है ना, ये कंप्लीट लेंथ की बात की जा रही है, वो कितना है, लगभग 300 किलोमीटर का इसका कंप्लीट लेंथ है। और इसका जगह विड्थ का बात करते हैं तो ये विड्थ भी बहुत हाई है, ये विड्थ है लगभग 100 किलोमीटर, यानी कि कंप्लीट एक स्क्वायर शेप में है ये एरिया, ठीक है। उसका जो लेंथ है वो लगभग 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर है। और इसके डेप्थ का बात करें वो लगभग 30 से 10 मीटर का डेप्थ है, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन द सेडिमेंट पैटर्न, वो कितना कौन सा नदी जाके कितना सेडिमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। देखो जितना भी नदियाँ है ना फाइनल आके डिपोजिशन इसी प्लेस पे होगा, इसलिए यहाँ पे एक डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। आप उसके बारे में पढ़े होंगे शायद, और नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक डेल्टा बनता है जिसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा।
कंपोजिशन क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइन साइड सिल्ट आता है, उसका क्ले आती है, क्ले मतलब कि मट्टियाँ, ठीक है। बॉट बाय रिवर डिपोजिशन यानी कि नदियों के द्वारा। हाई फर्टाइल होता है बट अल्सो अ प्रोन ऑफ वाटर लॉगेज एंड सैलिनिटी। देखिए यानी कि बोल सकते हो कि नो डाउट यहाँ पे फर्टाइल होगा, बिल्कुल होगा, बट यहाँ पे वाटर लॉगेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे बाढ़ भी आ जाए, ठीक है ना। तो डेल्टा एरिया, डेल्टा प्लेन ये हो गया। इसका कुछ खासियत भी है, ये पूरा क्रिस क्रॉस होके रखा है बच्चा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये इतना झमेला बन चुका है, एक नदियाँ यहाँ आ रही है, एक नदियाँ ऐसी आ रही है, एक नदियाँ ऐसी आ रही है, ऐसे से क्रॉस हो रहा है, ठीक है ना। यानी कंप्लीट ये क्या बन जा रहा है ना, क्रिस क्रॉस बन जा रहा है, यानी कि कट्टम कुट्टा हो जा रहा है बाय न्यूमरस रिवर चैनल्स, यानी बहुत सारे रिवर्स चैनल की वजह से, उनके ट्रिब्यूटरीज की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट किसे कहते हैं, एक ऐसा फॉरेस्ट होता है बच्चा जो कि बोल सकते हैं मरीन वाटर में भी जिंदा रहने का कैपेसिटी रखता है, यानी कि बोल सकते हो कि सॉल्ट वाले वाटर में भी जिंदा रहने का कैपेसिटी रखता है। वैसे फॉरेस्ट को बोलते हैं मरीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। ये इंक्लूडिंग द फेमस सुंदरबन डेल्टा, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया कि वहाँ पे क्या है, सुंदरबन डेल्टा है ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया क्या होगा, सुंदरबन डेल्टा है। तो यानी कि हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट होगी। अब सॉल्ट होने की वजह से इस एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि सबसे बड़ा डेल्टा है, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मोस्ट फर्टाइल रीजन, सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन कोई होगा ना तो यही है। दूसरी बात की सपोर्टिंग अ क्रॉप लाइक राइस, जूट एंड कोकोनट। कोकोनट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। वैसे मुझे बताओ कि इंडिया के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा कोकोनट का खेती होता है, मुझे कमेंट करके बताओगे। दूसरी बात है कि प्रोवाइड अ हैबिट ऑफ यूनिक वाइल्ड लाइफ, यानी कि यहाँ पे एक बहुत अलग अलग टाइप के जीव जंतुओं का जगह है, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर। आपने कभी क्रिकेट देखा होगा ना, तो क्रिकेट में बांग्लादेश के जितने प्लेयर्स होते हैं वो अपने आप को रॉयल बंगाल टाइगर से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि कि वहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे फिशरीज भी किया जाता है, ये सारी चीज़ें, तो इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब समझते हैं मेजर रीजन्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। देखो हमने नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया को बहुत सारे, अभी जस्ट मैंने बताया कि एरियाज के डिपेंडिंग ऑन बांटा, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा था। पहले भांगर, खादर, भाबर, फिर उसके बाद तराई, ऐसे बहुत सारे पार्ट में बांटा था, डेल्टा प्लेन में बांटा था। अब जो है हम लोग रीजन वाइज में बांटे हैं, जैसे कि पहला हो गया राजस्थान प्लेन, फिर है सतलज यमुना प्लेन, जिसको हम लोग हरियाणा पंजाब प्लेन भी कहते हैं। फिर हो गया ये कंप्लीट हो गया गंगा प्लेन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया गंगा प्लेन। और उसके बाद हमने इसको बांटा ब्रह्मपुत्र प्लेन के, मतलब कि टोटल इसमें 4 पार्ट किए हैं। राजस्थान प्लेन, दूसरा में पंजाब, फिर यहाँ पे ये बोल सकते हो कि गंगा प्लेन, और तीसरा चौथा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। यानी कि टोटल 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है ना। यानी कह सकते हो कि हमने इसको एरिया के वाइज में इसको बांटा है, ठीक है ना। ये जो एरिया है बच्चा, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे कंटेन करता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉपुलेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो इसका कुछ कुछ पार्ट है, जैसे कि पहले हम लोग आज समझेंगे प्लेन ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ लेंगे, और दूसरा पढ़ लेंगे प्लेन ऑफ हरियाणा के बारे में। तो चलो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लेन ऑफ राजस्थान, ठीक है। अगर मैं यहाँ के बारे में समझाना चाहूँ तो ये जो एरिया है वो ज़्यादातर एरिड एरिया है, यानी कि मृत बोल सकते हो, मृत सॉइल है, यानी कि मरा हुआ सॉइल बोल सकते हैं। यहाँ की फर्टिलाइजेशन बहुत लो होती है, सेमी एरिड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी वजह से ये जो है वो गैंगेटिक प्लेन से, फर्टाइल गैंगेटिक प्लेन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके बारे में बहुत अच्छा समझते हैं। पहले तो इसका लोकेशन और एक्सटेंशन कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये राजस्थान में ज़्यादातर पड़ता है, और उसकी बात है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन में भी पाया जाता है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन का वेस्ट पार्ट में ही पाया जाता है, यानी कि बोल सकते हो राजस्थान में है बेसिकली। ये लगभग राजस्थान के एरिया में पाया जाता है। कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, उसके बाद बीकानेर एंड सम पार्ट ऑफ जोधपुर, यानी कि इन एरिया में वो फैला हुआ है। अगर इसका बॉर्डर्स की बात करें तो ये थार डेजर्ट से है, मतलब समझ सकते हो कि यहाँ इस एरिया में क्या है, थार डेजर्ट है, तो थार डेजर्ट से इसका बाउंड्री पड़ता है। और दूसरी बात की इसके जो वेस्ट में है वो कौन है, एरावली हिल्स है। एरावली हिल्स आपको पता है ना कि वो हिल्स का एक रेंज है, ठीक है ना, एरावली हिल्स। तो ये हो गया एरावली हिल्स, इसके वेस्ट में पाया जाता है। और भी बहुत सारे, तो ये उसका बोल सकते हो कि जोग्राफिकल लोकेशन हो गया। तो ये हो गया राजस्थान प्लेन, ठीक है।
अगर इसका फॉर्मेशन का बात करें तो ये फॉर्म कैसे हुआ है, एलुवियल सॉयल सेडिमेंट्स का डिपोजिशन से हुआ है, जो कि डिपोजिशन कौन किया है, इंडस रिवर किए हैं और उसके ट्रिब्यूटरीज किए हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर, मतलब सालों साल मिलियंस ईयर्स से वो डिपोजिशन करते आ रहे थे। किसके द्वारा, इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। अगर इसके बारे में मैं समझाऊं तो कंसिस्ट ऑफ बोथ एरोलियंस एंड विंड फ्लोन। देखो बात समझो, दो टाइप के जब भी हम लोग सॉइल का डिपोजिशन होता है ना, वो दो टाइप का होता है। एक होता है एरोलियन और दूसरा होता है फ्लूविलियल। देखियो देखियो बात समझो, एरोलियन क्या होता है, जो कि विंड के द्वारा बहाया जाता है। जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास बहुत सारे सैंड्स हैं, अब हवाएं चली तो ये जो सैंड्स हैं वो एक टाइम पे ड्यून्स बना लेंगे, जिसको हम लोग सैंड ड्यून कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है फ्लूवियल। फ्लूवियल मतलब कि फ्लूइड के द्वारा बहा रहे हैं, ये फ्लूअल फ्लूइड के द्वारा वर्ड यूज़ किया गया है, और एरुवियल एयर के वर्ड से लिया गया है, यानी कि ये फ्लूइड के द्वारा। अब मान के चलो जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया ना, भांगर खादर इतने सारे बताया, वो सब किसके द्वारा डिपोजिशन था, वो सब फ्लूअल के द्वारा डिपोजिशन था। और ये किसके द्वारा डिपोजिशन है, एरुवियल। यानी कि यहाँ पे जो भी चीज़ें डिपॉजिट हो रही है वो हवाओं के द्वारा भी बन रही है और पानियों के द्वारा भी फॉर्मेशन हुई है, यानी कि ये वाला एरिया स्पेशल। लेकिन अगर हम लोग गैंगेटिक प्लेन में बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिलोवियल के बारे में बात हुई है। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग राजस्थान प्लेन में वो एरोवियल के बारे में भी होती है, और वाटर से भी बनती है, विंड से भी बनती है बेसिकली। ये जो एरिया है वहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में थार डेजर्ट है, जो कि सैंड ड्यून्स बनाते हैं, ठीक है। अगर ज्योग्राफिकली बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडो गैंगेटिक, मतलब ये इंडो गैंगेटिक का पार्ट है। और इस किसके द्वारा फॉर्म हुआ है, ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट जब कोलाइड हुए थे इसके द्वारा ये फॉर्म हुआ है। अब अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें तो पहला आता है डेजर्ट रीजन, यानी कि ये जो रीजन है वो ज़्यादातर डेजर्टी रीजन है, यानी कि यहाँ बालू ज़्यादा मिलता है, डेजर्ट है, ठीक है। सैंड ड्यून्स यहाँ बनते हैं, ठीक है। ड्राई रिवर्स होती है, और भी यहाँ पे उतना अच्छा वेजिटेशन नहीं होता। लेकिन जो इसका ईस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, जो कि देखिए एरावली हिल्स के बारे में अगर बात करें, देखो यहाँ पे है एरावली हिल्स। तो एरावली हिल्स के जो भी क्लोजर पार्ट होगा ना, जैसे कि मान लो ये एरावली हिल्स है, तो एरावली हिल्स के जस्ट सामने वाला पार्ट क्या होगा, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर बहती है जिसको हम लोग लूनी रिवर कहते हैं। अब ये लूनी रिवर जो है, सिंस ये रिवर है, अब रिवर जहाँ पे आएगी बच्चा वहाँ पे कैसा एरिया होगा, फर्टाइल एरिया होगा। इसीलिए इसका एक पार्ट एरिड होता है और एक पार्ट इसका फर्टाइल होता है, ठीक है ना। तो यही बात कह रहा हूँ कि एक पार्ट इसका क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और एक पार्ट बहुत ज़्यादा एरिड है। अब ये जो है अरावली हिल्स के जो क्लोजर में होगा वो किससे एसोसिएटेड है, सीजनल रिवर्स, यानी कि ये जो नदी है ऐसा नहीं है कि वो बर्फ़ों से बह के पानी आ रही है, ये सीजनल रिवर्स है, ठीक है ना। और एक लौती नदी है इस पूरे एरिया के लिए, दैट इज़ लूनी रिवर, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट लेक भी पाई जाती है। सॉल्ट लेक मतलब एक ऐसा लेक जिसमें नदियाँ होती है। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात याद करो कि जब मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर प्लेन ऑफ इंडिया पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे मैंने बताया था कि राजस्थान वाले एरिया में सॉल्ट लेक पाया जाता है। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि इस वाले एरिया में कहीं ना कहीं एक टाइम पे बहुत बड़ा समुद्र रहा होगा, ठीक है ना। तो अब देखो इसका यूज़ यहाँ पे आने लगा कि इस एरिया में सॉल्ट लेक पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं संभर लेक और डिडवाना लेक, ठीक है। तो बहुत सारे इसका यूनिक लेक है, यानी कि सॉल्ट लेक है। देखो सॉल्ट लेक अचानक तो नहीं आ गया ना कहीं एक टाइम पे ये किसी न किसी का पार्ट रहा होगा, किसी न किसी समुद्र का पार्ट रहा होगा, तभी तो यहाँ पे नमक पाया जाता है। तो सॉल्ट लेक का पाए जाना तो ये भी प्रूफ होता है कि कहीं ना कहीं इस वाले टाइम पे यहाँ पे एक सी रहा होगा, ठीक है। तो वही बात है। उसके बाद है यहाँ पे ओसोसिस होती है। ओसोसिस क्या होती है, ओएसिस। तो ओएसिस देखिए बात समझिए, किसी एरिया में अगर पूरा अच्छे से वेजिटेशन नहीं होता, कुछ कुछ अमाउंट में पेड़ पौधे होते हैं, उसी को ओआसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो यही बात हो गई। तो इसका फॉर्मेशन हो गया फिजिकल फीचर। अगर इसका क्लाइमेट का बात करें तो ये एक एरिड एरिया है, सेमी एरिड क्लाइमेट भी यहाँ पाया जाता है। यहाँ पे गर्मियों के सीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक, और विंटर में इसका टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अगर लो रेनफॉल, दूसरी बात है कि यहाँ पे पानी बहुत कम गिरती है। यहाँ पे जो एनुअल रेंज है वो लगभग 100 टू 500 मिलीमीटर तक यहाँ रेनफॉल होती है, मोस्टली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीजन में ही बस यहाँ रेन होती है, और कभी रेन होने का चांसेस कम है। ये ज़्यादातर एरिया सुखाड़ी रहता है या सूखा रहता है। अगर यहाँ सॉइल की बात करें तो ये सैंडी सॉइल है, ठीक है। फिर
सॉल्टी से सॉइल भी है, एलुवियल सॉइल भी है, ठीक है ना, और भी बहुत। अच्छा, एलुवियल सॉइल कहाँ है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नियर, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बोल सकते हो राजस्थान प्लेन, जो कि नियर अरावली रेंजेस के जस्ट बगल पे, यानी कि अरावली रेंजेस अगर यहाँ पे है तो उसके जस्ट ईस्टर्न पार्ट में आपको ये मिल जाएगा एलुवियल सॉइल। और ये जो स्लाइन सॉइल है वो कहाँ मिलेगा आपको? लेक में पाई जाएगी। और सैंडी सॉइल कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के जस्ट वेस्टर्न पार्ट में। देखो, राजस्थान में बहुत बड़ा एक माउंटेन है जिसको अरावली हिल्स कहते हैं, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है उस एरिया के लिए, क्योंकि उसके जस्ट इधर में इस साइड पे आपको पूरा ग्रीनली एरिया मिलेगा और इस एरिया में आपको पूरा कंप्लीटली डेजर्टी एरिया मिलेगा, ठीक है ना। तो वही बात हो गया, यानी कि यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी है, सलाइन सॉइल भी है और सैंडी सॉइल भी है। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स बॉडीज भी है, जैसे कि लूनी रिवर, जो एक एकलौता रिवर है और वो कहाँ से कहाँ तक बहती है? वेस्टर्न फ्लो होती है और ये रन ऑफ कच्छ में जाके मिल जाती है। अगर मैं आपको मैप दिखाना चाहूँ, एक मिनट, लेट मी इंसर्ट द मैप। देख सकते हैं कि ये जो रिवर है आपको, ये कंप्लीट क्या है? लूनी रिवर है। और ये लूनी रिवर कहाँ जाके मिल रही है? ये रन ऑफ कच्छ में। ये जो एरिया है ना गुजरात का, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। अब मुझे इसको डिलीट करने दो। तो वही बात हो गई है, इसका जो है वो लूनी रिवर है और ये कहाँ पे जाके मिलती है? रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जो यहाँ पे इकलौता रिवर कौन है? लूनी रिवर है। वो जहाँ के कहाँ मिल जाती है? रन ऑफ कच्छ में। और इसका फ्लो कहाँ होता है? इसका फ्लो होता है वेस्ट की ओर, टुवर्ड्स वेस्ट होती है। देखो, जितने भी इंडिया में रिवर्स है ना, वो या तो ईस्ट की ओर मूवमेंट होता है या तो वेस्ट की ओर मूवमेंट होता है। इसका मूवमेंट किधर है? वेस्ट की ओर में। और इसका कुछ जितने भी नदियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ मानसून के सीजन में दिखती है, बाकी सब सूखी भी रहती है पूरे सालों साल। उसकी बात है कि यहाँ पे सांभर लेक जैसे बहुत सारे लेक हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सलाइन लेक हैं, यानी कि नमकीला बोल सकते हो। इसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस भी है। पहला तो एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे बाजरा, जावर और भी पल्सेस, ये सब बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। एनिमली हस्बेंड्री, जैसे कि कैमल, शीप, गोट, ये सब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाला जाता है और उनसे बोल सकते हो कि उनका वूल वगैरह बनाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल। आपने सुना होगा ना कि ताजमहल को बनाने के लिए जो मार्बल लगी थे वो सब कहाँ से लगी थी? राजस्थान से ही आया था, ठीक है ना, ज़्यादातर, सब नहीं, ठीक है। टूरिज़्म भी होती है एक टाइप से, बोल सकते हो जैसलमेर, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसा कल्चरल हब भी है, ठीक है, यानी एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है। अगर यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है बच्चा, वो है वाटर की कमी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम पानी गिरती है और इसी वजह से क्या है कि यहाँ पानी का बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड लेवल बहुत नीचे होता है, इसी वजह से यहाँ पानी का शॉर्टेज सालों साल रहता है। दूसरा होता है डेजर्ट, यानी डेजर्टिफिकेशन। यहाँ पे थार डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेजर्ट होता है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है डेजर्ट का। दूसरा है सुखाड़, यानी कि यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा कमी होता है, ठीक है। तो अब देखिए, एक करंट अफेयर है और वो बात यह है कि इंदिरा गांधी कैनल बनाया जा रहा है जो कि पानी लाएगा फ्रॉम सतलज रिवर से। देखिए, सतलज रिवर क्या है कि इंडस रिवर का एक पार्ट है सतलज रिवर। वहाँ से जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया हो गया, अब यहाँ पे हो गया लूनी रिवर, अब ये हो गया सतलज रिवर। अब सतलज रिवर से जो है वो उसको पानी को डाइवर्ज करके पानी को इस वाले एरिया में लाया जा रहा है, ताकि ये वाला एरिया को थोड़ा फर्टाइल बनाया जा सके, ठीक है। इसको थोड़ा सा डेजिट ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इस वाले कैनल का क्या नाम है? इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो डेजर्टिफिकेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि प्रिवेंट कर रही है, स्प्रेड कर रही है, लोगों के बीच में प्रमोट कर रही है कि आप डेजर्टिफिकेशन ना होने दो, पेड़ पौधे लगाएं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब हम लोग समझते हैं प्लेन ऑफ हरियाणा, या कि एक और पार्ट है। देखो, हरियाणा और पंजाब को एक ही प्लेन में पढ़ा जाता है, ठीक है, बट एक्चुअली पे हम लोग मैं गलती से इसको अलग से इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका बारे में समझाऊं, ये जो है एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कैनल सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। ये एक टाइप से इंडिया की फूड सिक्योरिटी को कंट्रोल करती है, यानी कि कंट्रीब्यूशन बहुत इसका हाई है। किसका? हरियाणा प्लेन का, क्योंकि हरियाणा प्लेन जो होता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसी वजह से। अगर इसका लोकेशन की बात की जाए तो ये जो है वो नॉर्थ में पाया जाता है राजस्थान प्लेन के और साउथ में पाया जाता है पंजाब प्लेन के, ठीक है। यानी कि इधर पंजाब प्लेन हो गया और यहाँ पे हो गया राजस्थान प्लेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे है हरियाणा प्लेन, ठीक है। इसका जो लोकेशन है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? द हिम
ये जो है हरियाणा प्लेन वो इंडो गैंगेटिक एलुवियल प्लेन का फॉर्मेशन है, पार्ट है। दूसरी बात, ये किससे फॉर्म हुआ है? डिपोजिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ रिवर लाइक यमुना एंड घाघर, यानी घाघर रिवर और यमुना रिवर के डिपोजिशन से ये फॉर्म हुई है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा एलुवियल डिपोजिशन पाया जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिच मिनरल्स भी है और ऑर्गेनिक कंटेंट जो करते हैं, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खेती होती है और सॉइल जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ठीक है, अगर कुछ इसके फीचर्स की बात करें तो पहला तो है एलुवियल प्लेन है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एलुवियल सॉइल पाया जाता होगा। दूसरी बात की, एक दोआब है। देखो दोआब क्या होता है, एक रिवर ऐसे बह रही है, दूसरा रिवर ऐसा बह रहा है, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये जो आपका दो नदियों के बीच का जो पार्ट बना है, इसको कहा जाता है दोआब। अब दोआब का एक खासियत होता है कि ये जो रिवर है अपने साथ में लाएगा सिल्ट और ये इसके किनारे डिपॉजिट करेगा, और ये जो रिवर है ये साइड से भी डिपॉजिट करेगा, यानी कि ये जो कंप्लीट एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में फर्टाइल हो जाएगा। इसीलिए है कि ये जो रिवर है दोआब के होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा बिटवीन टू रिवर्स प्रोवाइडिंग एक्सलेंट एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे एग्रीकल्चर होती है। ये जो है वो फुट हिल ऑफ शिवालिक रेंजेस के पाया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट पे मिक्स टाइप ऑफ सॉइल पाई जाती है। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है, यानी कि जैसा पूरा ऑल ओवर कंट्री में होता है एवरेज उसी टाइप से, यानी कि समर के सीजन में और विंटर के सीजन में इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 5 डिग्री टू 45 डिग्री तक होता है, यानी कि आप बोल सकते हो कि समर के सीजन में 45 डिग्री और विंटर के सीजन में 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे हो जाती है। अगर मानसून की बात की जाए तो मानसून मॉडरेट होती है, यानी कि ज़्यादा मानसून भी नहीं होते लेकिन कम मानसून भी नहीं होती, एवरेज होता है। एनुअल रेनफॉल बिटवीन 400 टू 800 मिलीमीटर। ठीक है, मेनली ड्यूरिंग द मानसून, और ये मानसून में ही होता है। अगर सीजनल वेरिएशन बताएं तो ये समर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, मानसून भी होता है और विंटर सीजन भी होता है ना, कि अलग अलग यहाँ सीजन है, एक ही सीजन नहीं है। जैसे कि आप बोल सकते थे ना कि हरियाणा वाले प्लेन पे, सॉरी राजस्थान वाले प्लेन पे क्या था कि ज़्यादातर वहाँ पे आपको विंटर, सॉरी यहाँ पे समर दिखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था बच्चा? समर। लेकिन यहाँ पे क्या था, आपको हर एक चीज़ भी देखने को मिलेगा, समर भी देखने को मिलेगा, मानसून भी देखने को मिलेगा और विंटर भी देखने को मिलेगा। अगर सॉइल टाइप की बात की जाए तो यहाँ एलुवियल सॉइल है। एलुवियल सॉइल है क्योंकि तभी तो यहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। आप फिर बोल सकते हैं लोमी सॉइल भी है। लोमी सॉइल मतलब जिसमें कि आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ये सैंड का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी। वाटर रिटेंशन मतलब होता है कि वाटर को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ बहुत सारे क्रॉप्स भी डेवलप किए जाते हैं, क्ले सॉइल भी पाया जाता है। ठीक है ना। अगर रिवर्स की बात की जाए तो यहाँ पे यमुना रिवर है, घाघरा रिवर है और फिर कैनल सिस्टम है जो कि बनाया जा रहा है फिलहाल के लिए। अब अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में व्हीट उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, शुगर केन, मस्टर्ड और बहुत सारे क्रॉप। देखो ये सारे वो फसलें हैं जो बहुत अमाउंट में वाटर भी चाहिए होगा और कुछ अमाउंट में वाटर कम भी चाहिए होगा। तो जो एरिया लोमी एरिया होगा वहाँ पे वीट और मस्टर्ड उगाई जाएगी, और जहाँ पे एलुवियल सॉइल होगा यानी क्ले सॉइल होगा वहाँ पे राइस और शुगर कैन उगाई जाएगी। फिर दूसरी बात कि यहाँ डेयरी फार्मिंग बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, यानी कि दूध वगैरह की खेती बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। दूसरी बात कि यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो भी ज़्यादा है, जैसे कि आपने सुना होगा गुड़गांव के बारे में, फरीदाबाद के बारे में सुना होगा। दूसरी बात कि ये ट्रांसपोर्ट हब भी है। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब इसका चैलेंजेस क्या है वो समझना। तो पहला है अंडरग्राउंड डिप्लीशन, यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हुआ जा रहा है, यानी कि अंडरग्राउंड एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा होती है यूज़, तो इसी वजह से अंडरग्राउंड जो है टेबल बहुत नीचे धीरे धीरे नीचे डाली जा रही है। फिर दूसरा है अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो रही है। अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि सिटी का एक्सपेंड होना। ठीक है, जैसे कि मान लो कि पहले एक एरिया नॉर्मल विलेज रहा होगा, अब ये एरिया धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है सिटी में, तो इसी वजह से सिटी में जब कन्वर्ट होगा बच्चा तो यहाँ पे खेती बाड़ी कम हो जाएगा। इसी वजह से एक सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सिटीज़ ज़्यादा बन रही है। दूसरा है पॉल्यूशन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपने सुना होगा कि दिल्ली के टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम पे दिल्ली में क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होने लगता है, वहाँ पे धुआं बढ़ जाता है। यहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। किसके वजह से? क्योंकि पराली जलाई जाती है इसी एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी का बहुत ज़्यादा गंदा सिचुएशन है। करंट अफेयर एक बार समझ लेते हैं। जो गवर्नमेंट है ना वो प्रमोट कर रही है लेस वाटर
इंटेंसिव क्रॉप को वहाँ उगाने के लिए, यानी कि वैसे क्रॉप्स को जो कि कम पानी, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी बहुत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब पानी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। दूसरी बात की स्मार्ट सिटी बनाई की जा रही है, जैसे कि गुड़गांव में, जैसे कि ज़मीन कम लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है ना कि अर्बनाइजेशन हो रही है तो शहरें बढ़ रही है, शहरीफिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी है कि वाटर मैनेजमेंट किया जा रहा है, कैनाल्स बनाई जा रही है, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी इसकी बातें हो रही है। कंक्लूजन है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है, मैं नहीं पढ़ने वाला। दूसरी बात है कि थैंक यू फ्रॉम यूपीएससी मैक्स प्रशांत कुमार पांडे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, शेयर कर दोगे यार अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।